तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सभी शिक्षक साथी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोर से कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी शिक्षक साथी को पता है कि सक्षमता परीक्षा जो है कल यानी कि दिनांक 26 फरवरी को शुरू होने वाला है और यहाँ से निरंतर चलने वाला है। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी या जितने भी शिक्षक हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है और एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग मॉडल सेट और टेस्ट सीरीज का जो है वो इंक्लूड करके बनाया गया ये सेट है, जिसमें आपको समान अध्ययन एवं सामान्य विषय के सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं और एमसीक्यू के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने डैश ने मतलब चलाया था, कब चलाया था? 1940 में, 1942 में या 1941 में या 1943 में? तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह आपको 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपको होगा 1942, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि उद्योग और संस्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा बोल रहा है कि इसमें सही नहीं है। बोल रहा है कि उद्योग और स्थान के हिसाब से यहाँ उद्योग है, उसका स्थान है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ऑयल है, रिफाइनरी बरौनी, ये सही है। सीमेंट बंजारी, ये भी सही है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजर भौड़ाही, ये भी सही है। और एक और है रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर, ये जो दोस्तों ये आपका गलत है, क्योंकि ये भागलपुर में नहीं, ये आपका जमालपुर में है। कहाँ है? तो जमालपुर में, ये आपको भागलपुर में नहीं है, ये आपको जमालपुर में है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया दोस्तों वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी सभी शिक्षकों से एक रिक्वेस्ट है कि ये जो आपकी तैयारी कराई जा रही है इसका पूरा सेट यानी पूरा सामान अध्ययन का जो पूरा जो मॉडल सेट है वो हमारे यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। तो आप एक बार वहां से जाकर उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। एक दिन में आप चाहें तो इस वीडियो को देख के आपकी तैयारी हो सकती है, क्योंकि इससे अलग कुछ आने वाला है नहीं। क्योंकि हम जैसा कि हमारा बीएससीबी के माध्यम से यानी बिहार बोर्ड के माध्यम से कहा गया है कि आपका सिलेबस क्या होगा, जो भी इसमें सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग ये मॉडल सेट तैयार किया गया है। तो आप इसके जो है इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक बार जरूर जाके देखें और एक बार शेयर कर दें अपने साथियों के साथ। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडूमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? बोल रहा है कि पीडूमैम स्वयं मिट्टी, है ना, इसी को जैविक मिट्टी भी कहते हैं। तो ये कौन से जिले में पाई जाती है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर है वो आपको है कि पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। कहाँ ये जो है पीडूमोंट स्वयं मिट्टी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि किस दार्शनिक को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है? बोल रहा है कि किस दार्शनिक को, है ना, दार्शनिक जो है जिसे हमको विजिटिंग बोलते हैं, दार्शनिक जिसको बोलते हैं उसको 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है। तो दोस्तों वो है आपको कन्फ्यूशियस को। किसको कहा जाता है? कन्फ्यूशियस को। इसको जो है चीन का है प्रथम जो है अध्यापक तथा 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो गया दोस्तों वो हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है। बोल रहा है प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के मतलब डैश के कारण, यहाँ डैश की जगह पे मतलब कि इस चारों ऑप्शन में से कोई एक होने वाला है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको कि प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है परावर्तन, वही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है दोस्तों कि जल की अस्थाई कठोरता डैश के कारण रहने के मतलब के डैश के रहने के कारण होती है। बोल रहा है कि जल जो कठोर होता है वो किसके रहने के कारण होता है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आपको कैल्शियम सल्फेट। क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है दोस्तों कि निकट दृष्टि डैश से सही की जा सकती है। बोल रहा है कि निकट दृष्टि जो है दोस्तों वो आपको डैश से सही किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोस्तों आपको अवतल लेंस से सही किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है निकट दृष्टि दोष का, वही आपका
बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, मतलब भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन है? तो सबसे बड़ा जो द्वीप है जापान का वो आपको होन्शु है। कौन है? होन्शु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है वही सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? बोल रहा है ग्रीनलैंड जो है, ये ग्रीनलैंड इस देशों में से किस देश का भाग है? तो दोस्तों ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का भाग है। किसका है? तो ग्रीनलैंड आपको डेनमार्क का भाग है। तो इस तरह से इसका उत्तर जो हो गया दोस्तों वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? बोल रहा है कि यहाँ पे महाद्वीप दिया गया उसमें से सबसे अधिक देश किस में है? कौन से महाद्वीप में है? यूरोप में है, एशिया में है, अफ्रीका में है या उत्तर अफ्रीका में है? तो सबसे जो ज्यादा जो देश है वो आपको अफ्रीका महाद्वीप में, किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है। कुल 54 देश है। कितने हैं? तो कुल 54 देश है। उसके बाद एशिया में दोस्तों आपको 48 देश है। एशिया में कुल 48 देश है। उसी तरह आपको यूरोप में जो है आपको 44 देश है। यूरोप में 44 है। तो आपका जो ऑप्शन दिया गया है कि सबसे अधिक, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा अफ्रीका महाद्वीप। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? बोला कि निम्न कॉफी क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र जो है कर्नाटक में नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको पुलनेज, यानी कि इनमें से जो है वो पुलनेज जो है दोस्तों वो आपको कर्नाटक में नहीं है। बाकी चिकमगलूर, कुर्ग, बाबा बुदनागिरी ये सब आपको सब जो है कर्नाटक में है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? बोल रहा है कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है संवैधानिक उपचार के अधिकार को। बोल रहा है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को जो है उन्होंने क्या कहा है? तो संविधान का हृदय और आत्मा। हृदय और आत्मा किसको कहा है आपको? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक जो आपको प्रचुर लिपिड है क्या है? फास्फोलिपिड है या ग्लाइकोपिड है या एस्ट्रॉइड है या क्यूटीन है? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो कोशिका झिल्ली में यानी कि सेल मेम्ब्रेन्स में जो है सर्वाधिक प्रचुर फास्फोलिपिड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया फास्फोलिपिड वही आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन के कारण कारक थे? बोल रहा है कि इनमें से कौन है जो सती प्रथा जो 1829 में हुआ था उनमें से कौन थे? तो ये इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको लॉर्ड बेंटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वही आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि सागर जल के चढ़ाव उतार को क्या कहते हैं? बोल रहा है कि सागर जल के चढ़ाव और उतार को क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है धाराएं, लहरें, ज्वार भाटा या जल का बहाव। इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको सागर जल के चढ़ाव उतार को ज्वार भाटा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपके अभी सक्षमता परीक्षा के अलावा जो बीपीएससी का परीक्षा आने वाला है उसकी भी तैयारी की जाएगी, और सक्षमता परीक्षा जो भी निरंतर चलने वाला है उसकी तो पूरी तैयारी अभी कराई जा रही है। उसके अलावा दोस्तों बिहार प्रधान शिक्षक बहाली जो भी आने वाला है जो आपको अगस्त में होगा उसकी पूरी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और सब्जेक्ट वाइज तैयारी कराई जाएगी बीपीएससी की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की, जो कि हमारा है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? बोल रहा है कि खनिज और जिला का जो यहाँ पे दिया गया है मिलान दिया गया है उनमें से कौन है जो आपका सही है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो लाइम स्टोन जो दिया गया है, लाइम स्टोन और कैमूर, यही इसका सही उत्तर है। बाकी तीनों जो है वो आपका गलत है। जैसा कि माइका लिखा हुआ है तो माइका दोस्तों आपको जमुई में है। कहाँ है? तो माइका आपको जमुई में है, तो इसका ये भी गलत हो गया, भागलपुर दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है क्वार्टर जाइट मधुबनी,
तो क्वार्टर जाइट आपको मधुबनी नहीं, आपको लखीसराय और नालंदा में है। ये जो आपको है लखीसराय या नालंदा कह सकते हैं दोस्तों, तो नालंदा में है। तो इसका सही उत्तर ये हो गया। उसी तरह जो है लेड जिंक जो है वो दोस्तों वो आपको बांका में पाया जाता है, गया में नहीं है, बांका में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में है। बोल रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में जो है कौन सा गैस विपुल मात्रा में है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको नाइट्रोजन जो है वो विपुल मात्रा में, यानी कि सबसे ज्यादा है पृथ्वी पर, यानी कि 78% है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो गया नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है कि इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं। बोल रहा है कि इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा की, कावेरी की, साबरमती की या गोदावरी की। तो इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी जो है दोस्तों आपको वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो इसका उत्तर हो गया आपको ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। भारतीय राष्ट्रीय गान का जो है दोस्तों अंग्रेजी अनुवाद आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। कब किया था उन्होंने, तो 1919 में। कब किया था दोस्तों, तो 1919 ईस्वी में उन्होंने वो अंग्रेजी में अनुवाद किया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो कि हमारा है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। माउंट बेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या बैबल योजना। तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन है दोस्तों वो माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है यही बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है या एकल अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो भारत की जो है अर्थव्यवस्था दोस्तों वो आपकी मिश्रित यानी कि मिली जुली, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है आपको भारत की है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि संसार की सबसे विशाल नदी कौन सी है। बोल रहा है कि संसार की सबसे यानी पूरे दुनिया की सबसे लंबी नदी दोस्तों बोल रहा है और सबसे विशाल नदी, तो वो जो आपको है नील नदी है। कहाँ है, तो ये मिस्र में है दोस्तों। नील नदी आपको कहाँ है, तो मिस्र में है। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि हैकिंग के लिए किस यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है। बोल रहा है कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है दोस्तों। स्नीकिंग, स्पूमिंग या साइबर स्टॉकिंग या स्मैपिंग। तो हैकिंग के लिए दोस्तों अब हैकिंग जो है उसके लिए जो है वो साइबर स्टॉकिंग, यानी साइबर स्टॉकिंग के जरिए ही हैक किया जाता है, तो वो साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक यानी कि किन्होंने इनको इजाद किया था, उनका नाम क्या है। वाटरमैन, पार्कर या आपको चैल पार्क या शेफर। तो फाउंटेन पेन के आविष्कारक जो दोस्तों वो लेविस वाटरमैन है। लेविस वाटरमैन जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वही उनका इसका सही उत्तर है। इन्होंने कब इसको किया था, तो 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है। बोल रहा है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है यमुना, सरहिंद नहर, इंदिरा गांधी नहर या अपर बाड़ी द्वाब नहर। तो भारत में जो सबसे बड़ी या लंबी सिंचाई नहर दोस्तों वो इंदिरा गांधी नहर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो सी में जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में इंदिरा गांधी नहर, वही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ देख रहे हैं आपको कि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे संख्या दिया गया है, उसमें जो है अगला क्या आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इस ये जो 15 है, 18 है, फिर 23 है, फिर 30 है, फिर 39 है, फिर 50 है दोस्तों, तो इसका डिफरेंस कितना है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि 15 से 18 के बीच में +3 है, उसके बाद 18 से 23 के बीच में +5 है, फिर 23 से 30 के बीच में +7 है, फिर 30 से 39 के बीच में जो है आपको 9 है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं 3, 5, 7, 9 और उसके बाद फिर 11 है। तो 11 के बाद अगला क्या होगा दोस्तों, 13 होगा। तो 50 से अगर हम 13 जोड़ेंगे तो आपका क्या उत्तर आएगा, तो आपका उत्तर आएगा 63, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग का कि नील दर्पण नामक नाटक जो है वो किसने लिखी है। तो हमारे पास ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, दीन बंधु मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर या अरविंद घोष। तो बंगाली ये जो नील दर्पण नामक नाटक है दोस्तों, ये एक बंगला लेखक है जिन्होंने लिखा था, दीन बंधु मित्र ने लिखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है दोस्तों वही इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर बी पे हम लोग टिक लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है। बोल रहा है कि संसद का जो गठन का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 79, 78, 80 या 81। तो अनुच्छेद 79 में दोस्तों जो है संसद के गठन का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कड़ेवा भुआकृति कहाँ पाई जाती है। बोल रहा है कि कड़ेवा भुआकृति जो है वो कहाँ पाई जाती है। हमारे पास ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, उसके बाद दिया गया हिमाचल, उत्तराखंड हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसमें जो दिया गया कड़ेवा भुआकृति, तो ये जो दोस्तों आपको है वो उत्तरी पश्चिमी, उत्तर जो पश्चिमी हिमालय है ना, उसमें पाया जाता है। तो उत्तर पश्चिमी हिमालय जो है दोस्तों वो कश्मीर हिमालय के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है, कौन सा राज्य है जो भारत का चीनी का कटोरा, कौन सा राज्य कहलाता है दोस्तों। तो वो आपको है उत्तर प्रदेश जो है वो चीनी का कटोरा जो कहलाता है। यहाँ लगभग जो है 45% जो है गन्ने का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। बोला बिना अभियोग के ही उन्हें हटाया जा सकता है, वो कौन है, निम्नलिखित में से कौन है। हमारे पास ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को या किसी राज्य के राज्यपाल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। तो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उन्हें बिना महाअभियोग के ही हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वही बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुलिक पक्षी अभयारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है। बोल रहा है ये कुलिक पक्षी अभयारण्य है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है। तो कुलिक पक्षी जो है दोस्तों आपको पश्चिम बंगाल यानी कि कलकत्ता में ये स्थित है। और ये विश्व एशिया का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य यानी कि एशिया का सबसे पक्षी अभयारण्य है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा अगर पूछे कि पक्षी अभयारण्य कहाँ है तो आपको पश्चिम बंगाल में बोलना है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। बोल रहा है कि भारतीय संसद जो है जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, तो उसका जो है वो दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अध्यक्षता यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के महान्यवादी। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको है कि लोकसभा के अध्यक्ष इसकी दोनों की अध्यक्षता करते हैं, जिसे हम लोग स्पीकर भी बोल सकते हैं, स्पीकर। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बोल रहा है कि एक विशेष दिन पर जो है लोकसभा में अधिकतम जो है कितने प्रश्न तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो वो है आपको टोटल जो है 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, जो कि हमारा है कि मटकी किस राज्य की नृत्य शैली है। मटकी एक शैली है, वो कौन से राज्य की शैली है दोस्तों। तो मटकी जो दोस्तों आपको मध्य प्रदेश की शैली है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से आप सभी शिक्षक साथी से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी सारी तैयारी कराई जा रही है। और आगे भी जो भी तैयारी सक्षमता परीक्षा के अलावा जैसे कि बीपीएससी TRD3, बीपीएससी प्रधान शिक्षक, ये सारी तैयारी आपकी इसी चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन आर्थिक विषमता की माप करता है। बोल रहा है कि आर्थिक विषमता की माप जो है वो कौन करता है। हमारे पास ऑप्शन है लॉरेंज वक्र, फिलिप्स वक्र, लाफर वक्र, कैबडीज वक्र। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको लॉरेंज वक्र जो है आर्थिक विषमता की माप करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे क्या कहा जाता है। तो एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है उसे कहा जाता है
धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है धर्मनिरपेक्षवादी, उसे हम लोग कह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का संदर्भ है। बोल रहा है कि कंप्यूटर शब्द जाल में रैम का क्या ये है, तो रैम रैम का दोस्तों वो होता है आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वही आपका सही उत्तर है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यही आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, जो कि हमारा है कि ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया। बोल रहा है कि अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने साल तक जो है वो शासन किया। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 200 साल तक उन्होंने भारत पर हुकूमत की है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन था। बोल रहा है कि ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे। तो इसमें जो दोस्तों बोला गया है कि हिस्ट्री मतलब कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखक कौन है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपको जेम्स मिल। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की किताब को लिखा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। बोल रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला, बोल रहा है यहाँ पे कि पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर बिना किसी देरी के, जो कि हमारा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। बोल रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो सबसे गहरी झील की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो आपको आ जाता है बैकाल झील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है, जिसकी गहराई 744.4 मीटर है। और सबसे बड़ी झील अगर कहें दोस्तों तो आपको कैस्पियन झील जिसको बोलते हैं वो हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों की भाषाई भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। बोल रहा है कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन कौन से साल किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको है 1956 में भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत आया था, कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। ऑप्शन है 1927, 1928, 1929 या 1930। तो साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था 1928 में। कब आया था, तो 1928, जो कि आपको 3 फरवरी को आया था, यानी कि 3 फरवरी को साइमन कमीशन जो है वो भारत कहाँ आया था दोस्तों, तो मुंबई आया था सबसे पहले। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता कहा गया था। बोल रहा है कि इनमें से कौन जो इन हमारे पास ऑप्शन में समाज सुधारक को पंडिता पंडिता कहा गया था। ऑप्शन है गंगाबाई, रामाबाई, एनी बेसेंट या सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी। तो इनमें से जो दोस्तों रामाबाई को जो है वो पंडिता कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो कि है बिल्कुल सही उत्तर। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया। बोल रहा है कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है वो कौन से साल आया। तो इसका जो घोषणा पत्र दोस्तों वो आपको 1858 ईस्वी में आया था। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। सबसे पहले बोल रहा है कि चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। ऑप्शन है महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तराखंड है और तमिलनाडु है। तो चिपको आंदोलन भारत में सबसे पहले जो दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश जो कि अब उत्तराखंड में हो गया है, यानी कि अलग हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अभी उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि 1904 में स्थापित अभिनव भारत था। बोल रहा है कि 1904 में स्थापित एक अभिनव भारत जो है एक गतिविधि थी, वो क्या था, है ना। तो वो कौन सा संगठन भी है, इसमें लिखा हुआ है कि गुप्त संगठन है, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन है, एक समाचार पत्र है, एक सांस्कृतिक संगठन है या एक मजदूर संघ आंदोलन है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है आपको भारतीय क्रांतिकारी संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए में जो दिया गया है वही आपका
सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि घुमुड़ा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। बोल रहा है कि घुमुड़ा लोक नृत्य का संबंध जो है आपको किस राज्य से है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको उड़ीसा राज्य से ये इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबंध था। मूक नायक एक समाचार पत्र था, उससे संबंध किसका है। ज्योतिबा फूले, बी आर अम्बेडकर, एम एन रॉय या एनी बेसेंट। तो मूक नायक नामक समाचार पत्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध था। यानी ऑप्शन नंबर जो बी आपका है इसमें भी वो सही है। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि आगा खान महल किस राज्य में स्थित है। आगा खान महल कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपको महाराष्ट्र के पुणे में। यानी कि आपको राज्य हो गया महाराष्ट्र और जगह हो गया पुणे। तो पुणे में ये आगा खान स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। बोल रहा है कि पहले कानून मंत्री स्वतंत्र भारत के यानी कि आजादी के बाद भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो आपके भीमराव रामजी अंबेडकर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है वही इसमें का सही उत्तर। यानी पहले कानून मंत्री स्वतंत्र भारत के आपके भीमराव रामजी अंबेडकर थे। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। बोल रहा है कि पृथ्वी का जो परिधि है उसका परिक्रमण कर रहा है, एक कौन उपग्रह कर रहा है, तो उसके सरल लोलक का अपवर्तकाल क्या होगा, है ना। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो आपको इनफाइनाइट यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है अनंत जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो वही इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि KMnO4, यहाँ देखिए कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। बोल रहा है कि KMnO4 में ऑक्सीकरण की जो है वो ऑक्सीकरण संख्या जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं हम लोग, तो क्या है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो है +7। KMnO4 में जो Mn की ऑक्सीकरण संख्या है M+7, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि इथाइन के जल योजन में से मिलता है क्या। क्या मिलता है इथाइन के जल योजन से, क्या मिलता है। ऑप्शन है इथेनॉल, इथेनल, इथेन या आपको इथानोइक एसिड। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों वो आपको है इथेनल। इथेनॉल और इथेनल में फर्क है, क्योंकि इथेनॉल जो है दोस्तों वो अल्कोहल से है और इथेनल जो है दोस्तों आपको वो एसिड से होता है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो गया वो हो गया आपको इथेनल, जिसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों अब CH3CHO। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है और आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में ज्यामितीय समावयवता है। बोल रहा है कि किस यौगिक में ज्यामितीय समावयवता है। तो हमारे पास ऑप्शन 4 दिया गया है। ब्यूटेन है, ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन है या 2 ब्यूटेनल है। तो इसमें जो बोल रहा है कि इनमें से कौन में समावयवता प्रदर्शित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 ब्यूटीन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है और आपकी तैयारी जो है वो सक्षमता परीक्षा की पूरी तैयारी इसी चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। जो भी साथी कल परीक्षा देने जा रहे हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अच्छे नंबर से पास करें और राजकर्मी जल्द से जल्द राजकर्मी घोषित हो जाएं। और उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका अच्छा से अच्छा नंबर सक्षमता परीक्षा में आए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।